हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट स्ट्रॉन्गर। माय नेम इज सैफ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन को बनाया कैसे जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वे प्रोटीन की हिस्ट्री क्या रही है अब तक, उसमें कौन कौन से अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इनोवेशंस हुआ है। वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें, उसको भी मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा। एंड आज के इस वीडियो का हमारा मेन फोकस होगा कि वे प्रोटीन को कैसे बनाया जाता है। गाइज, हम अपने चैनल पे एक सप्लीमेंट सीरीज़ रन कर रहे हैं और ये वीडियो उसी सप्लीमेंट सीरीज़ का पार्ट है। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए सभी जो भी मेजरली मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं सबको कवर करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज फ्यूचर में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनता है वे प्रोटीन। तो मुझे पता है आप लोग सबको ये बात तो ज़रूर पता होगा कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है और स्पेशली मिल्क में चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है वे प्रोटीन। ये तो आप लोग सभी को पता होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्रोटीन के बारे में कि मिल्क में कितना प्रोटीन होता है। तो अगर हम मिल्क में प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो मिल्क में बस 3.3% ही प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 100 ml मिल्क लेते हैं तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3.3% ही प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू 3.3 ग्राम। उसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, वो जो 3.3% है उसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है केसीन प्रोटीन जो कि 80% होता है और बाकी का जो 20% बच गया वो होता है वे प्रोटीन। तो इससे आप हिसाब लगा लो कि वे प्रोटीन कितना अवेलेबल होता है मिल्क में। तो मिल्क में जो वे अवेलेबल होता है उससे ही वे प्रोटीन बनाया जाता है। वे की अगर हम बात करें तो कभी आपने कर्ड देखा होगा, तो कर्ड के ऊपर का जो पानी होता है उसे ही हम वे बोलते हैं। और चीज़ मेकिंग में भी अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, चलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो पनीर भी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चीज़। तो अगर हम पनीर को जो बनाते हैं, अगर जो हम पनीर को उसको प्रेस करते हैं, कपड़े में प्रेस करते हैं, तो उसका जो पानी निकलता है उसे ही वे बोलते हैं। अगर हम सिर्फ वो पानी को देखें तो उसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, 500 लीटर्स जो वे होता है उससे हमें सिर्फ 1 kg ही वे बनता है। तो आप अगर 2.5 kg का आप अगर एक वे प्रोटीन परचेज़ कर रहे हो तो आप हिसाब लगा लो कि उसके लिए कंपनी को 2.5 लीटर के वे को बनाने के लिए आपको हिसाब लगा लो तो मतलब 1250 ml वे का ज़रूरत पड़ेगा कंपनी को 2.5 लीटर का एक वे का बॉक्स बनाने के लिए। इसलिए वे प्रोटीन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वे को बनाने का। तो जैसे कोई भी मिल्क प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डेयरी फॉर्म में, वैसे ही वे प्रोटीन को भी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डेयरी फॉर्म में, जहाँ से काउस से मिल्क कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर भी एक बात देखने वाली है कि जिस टाइप के काउ से मिल्क को कलेक्ट किया जा रहा है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वे की क्वालिटी कैसी होगी। अगर हम इस पॉइंट पे वे को डिफरेंशिएट करें तो हम इसे 3 कैटेगरीज ऑफ वे प्रोटीन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला हो गया हमारा नॉर्मल वे प्रोटीन, जो कि काफ़ी एबंडेंस में मार्केट में अवेलेबल है और हम लोग भी काफ़ी बार नॉर्मल वे प्रोटीन ही यूज़ करते हैं बिकॉज वो चीप होता है। और दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो हो गया ग्रास फेड वे प्रोटीन, और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो हो गया ऑर्गेनिक वे प्रोटीन। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें और देखें कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा वे प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वे और ग्रास फेड वे इज मच बेटर देन द नॉर्मल वे, बिकॉज नॉर्मल वे प्रोटीन में काउस को काफ़ी बार एंटीबायोटिक्स और काफ़ी बार RBGH जैसे ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे काउस ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। और वहाँ पर कंपनी का मेन फोकस होता है कि कैसे काउ से ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क निकाल सके। वहाँ पर काउस की उतनी ज़्यादा खुशी की कदर नहीं की जाती, वहाँ पर काउस को काफ़ी ज़्यादा वर्सली ट्रीट किया जाता है और पूरा वहाँ पर मेन पॉइंट होता है कंपनी का कि कैसे हम काउ से ज़्यादा मिल्क ऑब्टेन कर सकें। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वे प्रोटीन के बारे में, तो ऑर्गेनिक वे प्रोटीन काफ़ी सारे सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं स्पेशली यूरोप में और USA में, जो कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट कंपनीज़ को प्रोवाइड करती हैं। तो ये सर्टिफिकेट पाना काफ़ी आसान बात नहीं होता कंपनीज़ के लिए, काफ़ी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ये सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर पाना। जैसे कि US का भी अपना अलग टर्म कंडीशन होगा और यूरोप का भी अपना अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक और नॉर्मल वे के सब के डिफरेंस के बारे में। तो अगर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक वे प्रोटीन में काउस का कैसा हेल्थ होता है, तो अगर हम देखते हैं तो जनरली मैं बताऊं आपको तो काउस को वहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है।
काउस को एकदम नेचुरल हैबिटेट में उन्हें ग्रो करने दिया जाता है। उनमें कोई तरह का एंटीबायोटिक्स, कोई भी तरह का ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ नहीं होता। और ये अक्सर देखा गया है कि जितना नेचुरल हैबिटेट में काउस को बड़ा होने दिया जाएगा वो उतना अच्छा और उतना हैप्पी रहेगा, और वो मिल्क की क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर होगी उस काउ से जिसे ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। यही सब रीजंस के वजह से ऑर्गेनिक वे प्रोटीन हमेशा महंगा होता है नॉर्मल वे प्रोटीन से। अब हमने देख लिया कि कैसे किस तरह से काउ से मिल्क कलेक्ट किया जाता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं काउज में और कैसे उसका क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। मिल्क को कलेक्ट कर लेने के बाद स्टोर किया जाता है, रेफ्रिजरेट करके स्टोर किया जाता है और उसे फिर फैक्ट्री भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फैक्ट्री पहुंचते ही मिल्क को हीट करके पैस्चराइज किया जाता है और ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अगर हम देखें कि हम जो घर में नॉर्मल दूध भी जो खरीद के लाते हैं कंपनी वाली पैक्ड दूध, उसको भी वो भी मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन प्रोसेस में बैक्टीरियाज को किल कर दिया जाता है मिल्क में से। अब उसके बाद अगर हम देखें तो मिल्क से 3 तरह से वे प्रोटीन बनाया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है रेनेटिंग। रेनेटिंग में एक तरह का एंजाइम मिल्क में ऐड किया जाता है जिससे मिल्क 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। सबसे पहला और सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो होता है चीज़, जो नॉर्मल मार्केट में चीज़ अवेलेबल है वो चीज़, और दूसरा उसका जो पार्ट होता है वो होता है चीज़ वे। और ये रेनेटिंग सबसे कॉमन प्रैक्टिस है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में वे प्रोटीन को बनाने के लिए। अभी हम आगे रेनेट के बारे में और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में मिल्क में कोई तरह का एसिड ऐड किया जाता है जिससे मिल्क सेपरेट हो जाता है 2 पोर्शन में। सबसे पहला पोर्शन होता है केसिनेट और दूसरा पोर्शन उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एसिड वे। तीसरे प्रोसेस में मिल्क से डायरेक्टली अलग अलग तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मिल्क से प्रोटीन निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन, और उससे ही केसीन भी निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं माइसेलर केसीन। इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे कॉमनली रेनेटिंग का प्रोसेस अडॉप्ट करती हैं कंपनीज मिल्क से वे को ऑब्टेन करने के लिए। अब हम फर्दर बात करते हैं रेनेटिंग प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। रेनेटिंग में जो रेनेट ऐड किया जाता है वो बेसिकली 3 तरह से ऑब्टेन किया जाता है। सबसे पहला तरीका है एनिमल रेनेट, दूसरा तरीका है वेजिटेबल रेनेट और तीसरा तरीका है माइक्रोबाइल रेनेट। सबसे पहला तरीका जो है एनिमल रेनेट का, एनिमल रेनेट को अगर हम देखें तो एनिमल जो रेनेट होता है वो गाय के बछड़े से उसके पेट से लिया जाता है। उससे पेट से एक तरह का एंजाइम होता है उसे लिया जाता है और मिल्क में ऐड करके वे और चीज़ को अलग किया जाता है। सो गाइज, ये जो रेनेटिंग प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में बेसिकली जो बेबी काव होता है जिसे हम काफ भी बोलते हैं उसको स्लॉटर करके उसके पेट से एक तरह का एंजाइम लिया जाता है जिसे रेनेट बोलते हैं, एंड उसी एंजाइम को मिल्क में डाल के फिर उसे वे प्रोटीन बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ कि इंडिया में एनिमल रेनेट का यूज़ होता है वे प्रोटीन में, चाहे फिर वो इम्पोर्ट हुआ हो वे प्रोटीन हो या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो वे प्रोटीन हो रहा है उसमें, ये दोनों में मैं अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ कि इनमें एनिमल रेनेट का यूज़ होता है या नहीं, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को ज़रूर जल्द से जल्द बना कर दूँ। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मिल्क से कैसे वे को सेपरेट किया जाता है। मिल्क से वे को सेपरेट कर लेने के बाद कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती हैं जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आयोन एक्सचेंज और इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये सभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वे को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जिससे वे फर्दर फिल्टर हो सके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट को अचीव किया जा सके। इनमें से जो सबसे कॉमन तरह के फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बनाने में, वो है माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अगर और भी ज़्यादा कंपनी को फिल्टर करना है और भी ज़्यादा उससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट अचीव करना है तो कंपनीज फिर आयोन एक्सचेंज नाम के भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करती हैं जिससे स्पेशली आइसोलेट वे प्रोटीन बनाया जाता है। वे को फिल्टर कर लेने के बाद उसे फिर स्प्रे ड्राई करके पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर की बात करें तो वो खुद में एक अलग वीडियो है जिसे हम ज़रूर बनाएंगे अपने चैनल पे, बट आप बस इतना याद रखिए कि स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स और जो भी एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं वे प्रोटीन में उसे सारा कुछ रेगुलेट करती है FSSAI। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ज़्यादा अमाउंट में या बैंड है वो कभी भी कंपनीज यूज़ नहीं करेगी, इसलिए आपको इस चीज़ में उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट तब भी इसमें बहुत अच्छे स्वीटनर्स भी होते हैं, बहुत ख़राब स्वीटनर्स भी होते हैं।
वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो रियली पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।